अब अपन देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सो रदरफोर्ड से ये पता पड़ गया था कि एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। तो वो कमियां क्या है वो देखेंगे अपन, और फिर उस कमियों को अपना अगला मॉडल एक्सप्लेन करेगा, जिसको अपन बोलेंगे बोर्स मॉडल, ठीक है। सो देखो, पहला ड्रॉबैक था द लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड। उसने बोला था, रदरफोर्ड के मॉडल ने, कि न्यूक्लियस होता है, ठीक है, छोटा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला था कि कहाँ रिवॉल्व करेगा। मैं यहाँ भी करा सकता हूँ रिवॉल्व, मैं यहाँ भी करा सकता हूँ, कहीं भी इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करा सकते हैं। कौन सी एनर्जी ज़्यादा कम, क्योंकि एनर्जी का इंपॉर्टेंस आएगा आगे, ठीक है। सो कितना इलेक्ट्रॉन कहाँ, कुछ नहीं बोला। सिर्फ क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ऑब्वियसली अपन को तो ऑलरेडी ज़्यादा पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसमें 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5, 8, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो वो सब इस मॉडल से कुछ पता नहीं पड़ता, हमें आगे पता पड़ा है, ठीक है। बट द पॉइंट इज, इस मॉडल से ये नहीं पता पड़ता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा और कैसे रहेगा, ठीक है। सो इसका पहला डीमेरिट हो गया, क्लियरली साफ साफ दिख रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बोल रखा। सेकंड ड्रॉबैक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा न्यू इन्फॉर्मेशन होगी अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वॉज वन ऑफ द जीनियस साइंटिस्ट, ठीक है। आइंस्टाइन मैक्सवेल की रिस्पेक्ट करता था, ठीक है। ही वॉज दैट, जिस मैथमेटिक्स वॉज, मतलब तुम बोल सकते हो कि इसके बिना मैथ्स आगे ही नहीं बढ़ती। He contributed a lot in the mathematics of science. So Maxwell's equations वगैरह भी हैं, but the point is he was one of the greatest genius humanity ever had. So according to Maxwell, any accelerating charged particle, ठीक है, must emit electromagnetic radiations. Electromagnetic radiations क्या होती हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे अभी, but पता होगा तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा रुक जाओ, अभी आगे समझ में आएगा। And thus the rotating electron must also emit electromagnetic radiations and continuously lose energy, and thus should spiral into nucleus. तो ये तो जो मतलब पॉइंट लिख दिया, बट समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो, मैक्सवेल के हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल ले लें, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करेगा, अगर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, इट विल एमिट रेडिएशन। रेडिएशन निकलेगी तो एनर्जी निकलेगी। मतलब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, ठीक है। तो उसका पॉइंट उसने प्रूव किया है, ये प्रॉपर सही चीज़ है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। सो यहाँ क्या दिक्कत क्रिएट हो रही है, यहाँ ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। मान लो कांस्टेंट स्पीड से भी कर रहा है। अगर कांस्टेंट स्पीड भी है बट वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। So even though speed might remain same, while revolving around the nucleus, चक्कर काटते वक्त स्पीड सेम रह सकती है, बट वेलोसिटी, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है तो इट मस्ट एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मान लो कुछ u स्पीड थी, ठीक है, चक्कर काट रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट किया तो एनर्जी इमिट की। अगर एनर्जी इमिट की, कहीं से एनर्जी आई होगी, तो यहां से उसकी काइनेटिक एनर्जी, सपोज स्पीड कम हो गई होगी। अगर स्पीड कम हो गई तो अब ये थोड़ा सा न्यूक्लियस के पास में आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह का फंडा लगेगा, अभी इतना जरूरत नहीं है। बट पॉइंट इज कि स्पीड अगर कम हुई तो इट विल कम नियरर टू दी न्यूक्लियस। अच्छा, इमिट करता रहेगा और इमिट करेगा, स्पीड और कम होगी, और इमिट करेगा, स्पीड और कम होगी,
इस तरीके से स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस। कहने का मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, दिस इज अनस्टेबल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन ऐसा रह ही नहीं सकता, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, सबको पता था मैक्सवेल इज राइट, उसने जो बोला प्रॉपर मैथमेटिकली प्रूव किया था कि हाँ ऐसा होगा। तो अगर ये होना है तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जस्ट प्रॉपरली नॉर्मल चक्कर काट ही नहीं सकता, स्पायरल हो जाएगा, अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होता, ऐसा सब सारे इलेक्ट्रॉन थोड़ी न्यूक्लियस में चले जाते हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो कमी है। सो क्लियरली दिस इज इट्स सेकेंड डीमेरिट एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीमेरिट। मतलब यहाँ से क्लियर था भाई, नहीं गलत है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस वॉज दी सेकेंड डीमेरिट। अब थर्ड डीमेरिट वगैरह जो है अपनी, वो थोड़ा सा बाद में आया, ठीक है। कई बार सिर्फ 2 डीमेरिट बोल सकते हैं, बट अपन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं कि और डीमेरिट्स क्या क्या थी, ठीक है, या ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। थर्ड डीमेरिट, द लेटर ऑब्जर्वेशंस ऑफ डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EM waves एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा रिमेन अनएक्सप्लेन्ड, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट था? देखो, इतना पता इस क्लास अगर 12th में होता तो पता होगा, 11 तक शायद इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होगा कि वेव्स, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अपन इसके बाद वही पढ़ने वाले हैं। वेव्स तो होती हैं, दे कैन ऑल्सो हैव पार्टिकल नेचर, ठीक है। सो बाद में देखेंगे इवन पार्टिकल्स कैन हैव वेव नेचर, बट द लेटर ऑब्जर्वेशंस दैट even electromagnetic waves can have particle nature were not considered in this experiment, in this model. अपन ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मतलब पार्टिकल नेचर होगा या वेव नेचर कंसिडर करते हैं, ऐसा कुछ कंसिडर नहीं किया अपना दोनों का डुअल नेचर, ठीक है, जो आगे आने वाला है। तो ये इसकी कमी है, ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा रिमेन अनएक्सप्लेन्ड। एक्चुअली आगे देखेंगे, सपोज कोई पर्टिकुलर एटम है, सपोज हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटम में से वी कैन इंड्यूस रेडिएशंस, मतलब इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि इसमें से एनर्जी एमिट होगी या लाइट एमिट होगी, और वो जो लाइट होंगी वो कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की होंगी। वेवलेंथ अपन अभी पढ़ेंगे, अपन इसके बाद वेव्स ही करने वाले, ठीक है। तो दिख रहा है कि वी विल नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेव्स, तो अपन वेव्स पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है, और फिर आगे बढ़ पाएंगे। सो वेव्स काम में आने वाला है काफ़ी, तो वेव्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। बट द पॉइंट इज, हाइड्रोजन में से लाइट निकलेगी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स की निकलेंगी, वेव λ1, λ2, λ3, सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स की निकलेंगी। इसको बोलेंगे अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये एक्सप्लेन नहीं, यहाँ ऐसा कुछ बात ही नहीं किया अपन ने, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसलिए मैंने बोला कि ये काफ़ी बात की चीज़ है, यहाँ वैसे ही फिट नहीं बैठ रही, ठीक है। बट पता होना चाहिए कि डुअल नेचर वगैरह भी कंसिडर करना चाहिए अगर एटम का स्ट्रक्चर हमें कंसिडर करना है, ठीक है। हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी कंसिडर करना चाहिए, तो सारी चीज़ें एक्सप्लेन होनी चाहिए। तो बस ये थर्ड पॉइंट पता होना चाहिए। बट फर्स्ट 2 डीमेरिट्स आर द एक्चुअल डीमेरिट जो उस समय के हिसाब से थे, बट ये लेटर ऑब्जर्वेशन थी, और ये भी ऑब्वियसली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल काफ़ी पुराना मॉडल है, ठीक है। सो दीज आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो यहाँ से क्लियर है कि ऑब्वियसली रदरफोर्ड में भी कमियाँ हैं, उस कमी को दूर करेगा बोर्स मॉडल। बट अब बोर्स मॉडल एक्चुअली एक क्वांटम लीप है यहाँ की नॉलेज से और जो नॉलेज बोर्स में लगेगी, ठीक है। सो वहाँ उसको समझने के लिए उससे पहले अब अपन को काफ़ी कुछ समझना पड़ेगा। तो अगला जो मॉडल आने वाला है बोर्स मॉडल, उससे पहले सारी चीज़ें कोर्स में, बट द पॉइंट इज अब अगले मॉडल पे शिफ्ट होने से पहले हमें बीच में काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, तो पहले वो समझेंगे अपन, उसमें टाइम लगेगा, काफ़ी लेक्चर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद बोर्स मॉडल आएगा, ठीक है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब अपन क्या करेंगे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जो सबको पता होगा, लेकिन जो 11th में हो सकता कुछ लोगों को नहीं पता हो, तो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो के जो आगे के इन्फॉर्मेशंस हैं वो काफ़ी बेसिक्स हैं। अगर जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, तो ये अगर आता है, सो डोंट नीड टू लुक फर्दर इनटू दिस वीडियो, यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेव्स, ठीक है। और अगर जानना है तो आई विल सजेस्ट एक बार देख लो, ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, ठीक है। ओके, सो ये मैक्सिमम लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा,
फिर भी एक बार अपन देख ले रहे हैं, बस जो एनसीईआरटी में लिखा है वो सब कवर करेंगे। सो एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो, द एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। सबको पता होगा कि किसी भी एलिमेंट का जो अपन एटॉमिक नंबर बोलते हैं वो अपन को देता है उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं। समझ में आया? सो वेरी सिंपल डेफिनेशन, एटॉमिक नंबर गिव्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एग्जाम्पल, जैसे एलिमेंट अपन मान लेते हैं, अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। एटॉमिक नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन के एक एटम में कितने प्रोटॉन? 1। अच्छा, एलिमेंट दूसरा लेते हैं, अगर मान लो हीलियम लेते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। तो अगर 2 है तो हीलियम के एक एटम में कितने प्रोटॉन होंगे जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे? 2। वेरी सिंपल, एटॉमिक नंबर गिव्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट्स इट। ठीक है। कार्बन की बात करें, एटॉमिक नंबर 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6। कोई भी एटम लो, अगर सोडियम, कोई भी एलिमेंट लो, सोडियम लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। मतलब सोडियम के एक एटम के अंदर 11 प्रोटॉन्स होंगे। समझ में आया? अब देखो, हमने अभी तक ये पढ़ लिया कि जो चार्ज प्रोटॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का इक्वल मैग्नीट्यूड होता है बट अपोजिट होता है। समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -e है तो प्रोटॉन का कितना हो जाता है? +e। अब अगर मान लो एक एटम न्यूट्रल है, अगर एटम न्यूट्रल है तो वो कब होगा? जब टोटल नेगेटिव टोटल पॉजिटिव बराबर हो। मतलब एटम अगर न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। गेटिंग माई पॉइंट? तभी तो जाके पूरा कैंसिल आउट होगा और एटम न्यूट्रल होगा। सो अपन बोल सकते हैं, सिंस चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू इलेक्ट्रॉन, इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अपन सीधे Z के बराबर बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, लेकिन वो होगा सिर्फ एक न्यूट्रल एटम के अंदर। ध्यान रखना, अगर आयन हो गया, कैटायन है, एनायन, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, तभी जाके वो न्यूट्रल होगा, वरना न्यूट्रल नहीं हो सकता है। तो दिस वॉज आवर वेरी सिंपल फर्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट इज मास नंबर। सो मास नंबर को कैपिटल A से नोट करते हैं। मास नंबर गिव्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। मतलब एलिमेंट्स, एग्जाम्पल समझते हैं, एलिमेंट, मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है अपन को। हीलियम की बात करें, अगर मास नंबर 4 होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 4। नाइट्रोजन की बात करते हैं, मास नंबर 14 होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 14। ठीक है, तो सिंपल है। तो एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं अपन A इज इक्वल टू P प्लस N। P हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को Z से डिनोट करते हैं, तो मैं P की जगह Z रख देता हूँ। तो अपन बोल सकते हैं A इज इक्वल टू Z प्लस N, और N बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, किसके बराबर हो गया? A माइनस Z। तो अगर अपन एटॉमिक मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो अपन को क्या मिलता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिंपल है, पता होगा, बता दिया मैंने। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू P प्लस N होता है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना तो A माइनस Z, एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, कैसे निकालोगे? A कितना था? 4। इसका Z कितना होता है? 2। तो 2 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इज दिस क्लियर? सो दिस इज मास नंबर। ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन अगर करना है अपन को, एलिमेंट को, जैसे हीलियम का He हो जाएगा, कार्बन का C हो जाएगा, तो ये एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया X से। लेफ्ट हैंड साइड नीचे Z, जो भी इसका एटॉमिक नंबर है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर जो होगा वो मास नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। बट ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये लिखा तो ये फॉलो करो, ज़्यादा अच्छा है। बट कई जगह, कई बुक्स में ऐसा भी लिखते हैं ZA, और कई जगह ऐसे भी लिखते हैं। तो कोई टेंशन, दिक्कत नहीं है, बट एनसीईआरटी में ये लिखा है तो बेटर है ये फॉलो करो, अगर अभी तक नहीं किया है तो।
सो दिस इज मास नंबर, ठीक है। अब देख लेते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स देखते हैं। आइसोटोप्स क्या होता है? एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। मतलब ऐसे दो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट मास नंबर अलग अलग हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आएगा। तो आइसोटोप्स की अपन बात, पहली बात तो आइसोटोप्स ये नाम कहाँ से आता है वो देख लेते हैं। आइसोटोप्स, आइसो मतलब होता है स्टैंड्स फॉर सेम, टोप्स एक्चुअली स्टैंड्स फॉर पोजीशन। ना पोजीशन कहाँ पोजीशन? सेम पोजीशन कहाँ पर? सेम पोजीशन पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड अपॉन व्हाट? एटॉमिक नंबर। और अगर पोजीशन सेम है इसका मतलब क्या सेम होगा? एटॉमिक नंबर। तो ऑब्वियसली दोनों एलिमेंट का पोजीशन सेम होगा, मतलब एटॉमिक नंबर सेम होने वाला है। बट डिफरेंट क्या होगा? मास नंबर। तो नाम में लिखा है सेम पोजीशन, पोजीशन कहाँ? पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल किस चीज़ पर बेस्ड है? एटॉमिक नंबर पे। तो मतलब एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। सो C614, मैं एक्चुअली देखो मैंने यहाँ उल्टा लिखता हूँ, ठीक है। तुम लोग सही लिखो, इस साइड लिखो 6 और 12, ठीक है। बट मेरी आदत है क्योंकि ज़्यादा कुछ कोई पूछता नहीं है कहाँ लिखना है, इस साइड लिखना है कि इस साइड लिखना है, मतलब एग्जाम्स में तो पॉइंट नहीं है। बट हाँ, तो मैं अगर सीख रहे हो तो जो NCERT में लिखा है वो सीख लो, 6 यहाँ पर 12 यहाँ पर, बट मेरा चेंज नहीं होती आदत। C612 और C614 की बात करते हैं। अब देखो कार्बन के ही दो आइसोटोप हैं, 6 सेम कार्बन, एटॉमिक नंबर सेम हो गया बट मास नंबर अलग अलग। तो ये क्या हो गए अपने आइसोटोप्स। Z 6 और 6, ठीक है। A 12 और 14, ठीक है। अगर मैं न्यूट्रॉन निकालना है मुझे तो कैसे निकालेंगे? 12 माइनस 6 6, 14 माइनस 6 8, ठीक है। उसको निकाल दिया। पॉइंट ये है कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, मास नंबर अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप की बात कर लेते हैं। ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, ठीक है। तो देखो तीनों का 1 1 1, एटॉमिक नंबर क्या हो गया? सेम। मास नंबर क्या हो गया? अलग अलग। तो ये सेम एलिमेंट हो गए, ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सेम ही जगह होंगे, ठीक है, बट मास नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, क्यों होंगी बताता हूँ अभी। Z की बात करें 1 1 1, Z तीनों में सेम है। A 1 2 और 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, याद है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस इज प्रोटॉन। ड्यूटेरियम में 1, ट्रिटेरियम में 3, सॉरी 2। तो ये अपने पास न्यूट्रॉन हो गया, बता दिया बस ऐसे ही सीखने के लिए कैसे निकालते हैं। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग, ये क्या हो गए? आइसोटोप्स। नाउ सेम एटॉमिक नंबर इंप्लाइज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं सेम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ और उसमें एटॉमिक नंबर सेम है तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, क्योंकि सेम प्रोटॉन सेम इलेक्ट्रॉन। और सेम एलिमेंट की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। उसको फ़र्क नहीं पड़ता मास कितना है, मतलब उस एलिमेंट का मास कितना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे, मतलब जिस तरीके से H रिएक्ट करेगा वैसे ही D करता है, वैसे ही T करता है। इनका वेट अलग होगा, अलग अलग होगा। इसीलिए एक्चुअली देखो H2O होता है वाटर, D2O को हैवी वाटर बोलते हैं। जस्ट एवरीथिंग इज सेम, प्रॉपर्टीज आर सेम, बट D2O अगर सेम अमाउंट लोगे जो H2O का थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। तो दिस इज हैवियर देन H2O, दैट्स इट। तो वेट वाली जो प्रॉपर्टी होंगी वो अलग अलग होंगी वेट से रिलेटेड, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी सारी सेम होंगी इन आइसोटोप। तो ये पता होना चाहिए। सो याद रखना, आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज आइसोटोप्स। अब देखते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, सो आइसोबार्स देखते हैं। बहुत सिंपल है। एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उल्टा हो गया, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोबार्स। एग्जाम्पल समझ में आएगा। पहली बात, आइसोबार्स का मतलब, आइसोबार्स मतलब आइसो सेम अभी बताया था। बार्स एक्चुअली स्टैंड्स फॉर वेट, प्रेशर का यूनिट भी बार होता है, ठीक है, तो रिलेटेड टू वेट। तो बार एक्चुअली स्टैंड्स फॉर वेट। सेम वेट, नाम लिखा है, वेट सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। C614 ले लेते हैं, कार्बन का 14 वाला आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। नाइट्रोजन नॉर्मल 714। तो देखो मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर अलग अलग, तो ये दोनों क्या हो गए?
isobars, that's it. Z 6, इसका 7, A 14 and 14, that's why they are isobars. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, 14 minus 6 8, 14 minus 7 7. वेरी सिंपल, दिस इज isobars. ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए, और इसलिए लेकर रहा हूँ भाई, मैंने बोला एनसीईआरटी में जो लिखा है पूरा समझ में आना चाहिए. सो और एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें हैं जो अभी बोल दी गई हैं, बट वो मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आगे अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो अगर तुम्हें 2-3 सेंटेंस देखते हैं कि ये क्यों लिखा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा इंतजार करो, आगे शायद मैं बताऊँगा तो समझ में आएगा. मैंने देखे कुछ पॉइंट, पर मुझे नहीं लग रहा मुझे अभी बताना चाहिए उसको, तो मैं आगे बताऊँगा. ठीक है, सो ये हो गया अपना बेसिक्स. अब अपन देखेंगे एक्चुअली वेव्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन. पता होगा, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते. जिसको नहीं आता और अगर मैं चालू कर दूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. तो मैं बेसिक्स ऑफ वेव्स बता दूंगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है वो अपन समझेंगे, और फिर अपना बोल सकते हो वो पार्ट चालू होगा जो एग्ज़ाम्स पूछते हैं, मतलब लेटेस्ट पार्ट बोल सकते हो. ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है. यहाँ तक इतना पढ़ा है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं और सिंपल एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, अगर सवाल भी पूछते हैं तो. ठीक है, अच्छे एग्ज़ाम्स अब जो आने वाला है, जो मॉडर्न चीज़ें हैं वो समझना है अपन को. ठीक है, ओके.